हेलो फ्रेंड, टीचनेट में आपका स्वागत है। बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली जो प्रधान शिक्षक परीक्षा है वो 22 दिसंबर को निर्धारित है। कई आप अफवाह भी सुन रहे होंगे कि परीक्षा का डेट आगे बढ़ जाएगी या भी ये कैंसिल हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हमें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। अगर इस तरह की कोई अगर औपचारिक हमें निर्देश प्राप्त होता है या आप बीपीएससी की वेबसाइट पे ऐसा कोई सूचना देखते हैं तो ही उसको सही माने, नहीं तो आप इस अफवाह पर नहीं पड़े। बाकी ये जो 4-5 दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इसमें आप अच्छे से पढ़ाई करें। इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित हम लोग 100 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक तरह का ये आप कह सकते हैं कि सुपर रिवीजन क्लास है, क्योंकि आप समय कम है तो जो भी पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं उन सबको हम इस एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसमें हम जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, यानी हम पॉइंट को पढ़ेंगे और उस पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले अगर आप देखेंगे तो अभी वर्तमान समय में जो हमारा संविधान है उसमें एक उद्देशिका है या प्रस्तावना जिसको कहते हैं। उसके अलावा 470 अनुच्छेद है और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसके अतिरिक्त 5 अनुलग्नक है यानी अपेंडिसेज हैं और 105 संशोधन इसमें हो चुके हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची है, 25 भाग है और 105 संशोधन हो चुके हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अब तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो 105 संशोधन हो चुके हैं और अब तक 127 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि 127 संविधान संशोधन लाए गए हैं, जिसमें से केवल 105 ही पारित हो पाए हैं, यानी कि बाकी जो थे वो पारित नहीं हो पाए थे। 124वां संविधान संशोधन 9 जनवरी 2019 को संसद में अनुच्छेद 368 यानी संवैधानिक संशोधन के विशेष बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में 8 अगस्त 2016 को संसद हेतु वस्तु और सेवा कर 101वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था वो जीएसटी से संबंधित है और जो हमारा अभी हाल ही में जो 9 जनवरी 2019 को हुआ था 124वां संविधान संशोधन था। और इस तरह से अब तक कुल जो है 105 संशोधन हो चुके हैं। यहाँ 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, जबकि पास केवल अभी तक 105 ही हो सके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जबकि आप जानते हैं कि मूल जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, आप यहाँ पर एक बार ध्यान कर लें, जो मूल संविधान था हमारा उसमें 395 अनुच्छेद थे। उसके अलावा 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। तो ये था, उसमें बाद में कुछ इसमें जोड़ा गया है। तो ये है। अब एक्चुअली संविधान क्या है, तो आप जानते हैं कि ये एक तरह का ऐसा दस्तावेज है जो हमें यह बताता है कि हमारे देश में किस तरह की कानून व्यवस्था होगी, सरकार का स्वरूप क्या होगा, जो नागरिक है उनका कर्तव्य क्या होगा, या जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका स्वरूप क्या होगा, उनकी नियुक्ति कैसे होगी। यानी हमारे देश को चलाने के लिए एक व्यापक रूप से एक कह सकते हैं कि एक नियम और कानून का एक किताब है जिसको हम संविधान कहते हैं। तो ये तो एक बेसिक चीज़ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर अन्य संविधान जो है दूसरे देश से, हमारे देश का जो संविधान है वह अन्य देशों से भी जो अच्छी चीज़ें थी उनको ले करके बनाया गया है। तो कहाँ कहाँ से कौन सा चीज़ लिया गया है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जैसे ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में एकल नागरिकता का विचार, सरकार का जो संसदीय रूप है, यानी हमारा देश जो है वो संसदीय है, तो यहाँ पर संसदीय रूप, एकल नागरिकता, कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून के नियम का विचार, ये सब जो चीज़ है वो आपको ब्रिटेन से लिया गया है। खास करके ये ध्यान रखिएगा, सरकार का संसदीय रूप, एकल नागरिकता और कानून बनाने की प्रक्रिया, ये 3 जो चीज़ है आपको इम्पोर्टेंट, और ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। यानी भारत का संसद ब्रिटेन की संसद से मिलता जुलता है। जिस तरह से वहाँ एकल नागरिकता है उसी तरह से भारत में भी एकल नागरिकता है, और कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी भारत में ब्रिटेन की तरह ही है।
अब देखते हैं कि यूएस के कानून से क्या लिया गया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उससे भारत कौन कौन चीज़ को अपने संविधान में शामिल किया है। तो सबसे पहला चीज़ है मौलिक अधिकार का चार्टर। तो मौलिक अधिकार का चार्टर सबसे पहले आप जानते हैं कि वो अमेरिका के ही संविधान में लाया गया था और वहीं से भारत ने उसको अपने संविधान में लिया है कि किस तरह का मौलिक अधिकार होना चाहिए, कौन कौन चीज़ आज हमारे पास जो भी मौलिक अधिकार है वो सब संविधान में आए हैं और ये अमेरिका से प्रेरित है। सरकार का संघीय संरचना, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व होगा, उसको हम लोग संघीय संरचना कहते हैं। तो सरकार का जो संघीय संरचना है ये भी यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है। इसके अलावा है न्यायिक समीक्षा और शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और संघीय संरचना ये आपको यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है। और ब्रिटेन से लिया गया था सरकार का संसदीय रूप, एकल नागरिकता, कानून बनाने की प्रक्रिया। चलिए अब देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व के जो सिद्धांत है वो आपको आयरिश संविधान या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा लिबर्टी, समानता और बंधुता, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो आदर्श है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ दिया जाता है कि जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो ये का जो आदर्श है वो कहाँ से आया है। तो यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और आप जानते हैं कि ये जो शब्द थे वो फ्रांस की क्रांति के समय में बाहर निकल के आए थे, तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा है कि कनाडा का जो संविधान है उससे कहाँ क्या लिया गया है। तो एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ एक संघीय प्रणाली का जो है वो कनाडा से लिया गया है। उसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का विचार, ये आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो मुख्य रूप से आपको जो पूछे जाते हैं वो होते हैं ब्रिटेन का और यूनाइटेड स्टेट का, इसके अलावा फ्रांस का, और इसके अलावा भी कहीं आपको ये सब समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य को, यहाँ इम्पोर्टेंट है कि मौलिक कर्तव्य को लिया गया है सोवियत संघ से, यानी कि जो पहले अमेरिका था, पहले जो रूस था वहाँ से आपको मौलिक कर्तव्य की अवधारणा को लिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा को लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से। तो ये कुछ थे जो हमारे देश में संविधान में अन्य देशों के संविधान से जो पार्ट लिए गए थे या जो अवधारणाएं ली गई थी उससे संबंधित। चलिए अब इसमें कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो रूस से। उस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि सरकार का जो संघीय संरचना है, भारत के संविधान में जो संघीय संरचना का स्वरूप है वह किस देश से लिया गया है। तो आप जानते हैं कि वो अमेरिका से लिया गया है। इसी तरह से आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है। तो वह कनाडा के संविधान से या कैनेडियन संविधान से लिया गया है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लिबर्टी, समानता और बंधुता, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो आदर्श है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिका, यानी कि जो प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है और उसको कब अपनाया गया। तो आप जानते हैं कि हमारा जो प्रस्तावना है उसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ था। प्रस्तावना का तात्पर्य होता है कि संविधान का सार, यानी कि समरी एक तरह से है। अगर संविधान में कहीं कोई आपको समस्या होती है समझने में तो आप उसको प्रस्तावना को देख करके अर्थ निकाल सकते हैं कि संविधान में किन किन बातों का जिक्र किया हुआ है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में एक अलग प्रस्तावना मौजूद थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें अलग प्रस्तावना था और बाद में एक अलग प्रस्तावना को लाया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिकी संविधान में पेश किया गया था। तो ये भी चीज़ है कि यानी वहाँ से उसको आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान के प्रस्तावना को ध्यान में रख करके या उसके हिसाब से ही तैयार किया गया है। भारत उसके बाद है कि जो संविधान की प्रस्तावना है यानी प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए
उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, यहाँ आ सकता है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वह किसके उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। अब थोड़ा देख लीजिए कि हमारा जो प्रस्तावना है संविधान का उसमें क्या क्या है, तो वो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में, ये पूरा आप देख रहे हैं कि प्रस्तावना कैसे है वो लिखा गया है। तो इसमें जो प्रमुख आप शब्द देख रहे होंगे उसका अर्थ यहाँ दिया गया, जैसे सार्वभौम का अर्थ होता है स्वतंत्र राष्ट्र, समाजवादी का अर्थ हुआ यहाँ पे हमारा जो संविधान है उसमें जो समाजवादी शब्द लिया गया उसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक समाजवाद, जहाँ की निजी और सरकारी एक साथ मिलकर के रह सकते हैं या काम कर सकते हैं। यानी भारतीय जो समाजवाद होगा वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षवाद, यानी कि सभी धर्म का अस्तित्व होगा और राज्य किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन लोग किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब हुआ कि सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास रहती है, और गणतंत्र का मतलब होता है कि जिसमें देश के उच्चतम पद पे भी, यानी कि राष्ट्रपति के पद तक भी लोगों को चुना जाता हो, चुन करके लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। न्याय का मतलब हुआ कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता का मतलब है कि विचार विश्वास आस्था और विश्वास पूजा की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति, लेकिन यह कुछ परिस्थितियों में निर्धारित किया जा सकता है, उस पर रोक लगाया जा सकता है। इस तरह से समानता का मतलब है स्थिति और अवसर के संदर्भ में किसी विशेष हेतु प्रावधानों की अनुपस्थिति, यानी सबको ऐसा मौका मिले कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ सकें। बंधुत्व का मतलब हुआ देश की एकता और अखंडता के साथ भाईचारा। तो इस तरह से कहीं आपको ये शब्द दे करके उसके अर्थ भी पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूची हैं उसमें कौन कौन से अनुसूची में क्या बात कहा गया है। तो जैसे भारत के संविधान का जो पहला अनुसूची है वो कहता है भारतीय संघ के राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नाम और उसके क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पहली अनुसूची है, और इसमें भारत के राज्य के जो संघ शासित प्रदेश है उसके नाम और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, इन सभी के वेतन भत्ते पेंशन के बारे में बताया गया है। संविधान की तीसरी अनुसूची में केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। देखिए, पहले में भारत के संघ का जो राज्य है उसके नाम के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में है। दूसरे में जो प्रमुख पद हैं उनके कितनी भत्ता होगी, पेंशन क्या होगा और उनके क्या विशेषाधिकार होंगे उसका उल्लेख है। यानी अनुसूची दूसरा में आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, इन सब के विशेषाधिकार, पेंशन, भत्ते के बारे में बताया गया है। और तीसरे में उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है, यानी कि केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य जो शपथ लेंगे उनका उल्लेख है। चौथा में है कि राज्यों और केंद्र शासित के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में। पांचवें में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। ध्यान रखना है कि चौथे में है केंद्र शासित प्रदेश के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में, और पांचवें में है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। छठा अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के
जनजातीय क्षेत्रों के लिए है। 5वें में आपको सारे जनजातीय क्षेत्रों के लिए है, लेकिन खास करके 6ठे में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में प्रशासन के बारे में बताया गया है। और 7वीं जो अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो संविधान है उसके 7वें अनुसूची में क्या है, तो उसमें हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में। या क्वेश्चन आ सकता है कि असम, मेघालय और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रशासन के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में है, तो वह 6ठी अनुसूची में है। उसी तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का या सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख किस में है, तो 4थी अनुसूची में है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। तो इसमें आप जानते हैं कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उसके बारे में उल्लेख है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, जबकि अब जान रहे हैं कि वर्तमान में कितनी है, तो 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं। तो पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो संवैधानिक रूप से स्वीकृत भाषाएं हैं उसका उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको कि मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो भाषा को कब 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो इसको 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। तो लेटेस्ट में यह है, तो इसको आप याद रखिएगा। और चूंकि मैथिली बिहार से संबंधित है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बारे में बताया गया है। और इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है 10वीं अनुसूची। तो इसमें दल बदल से संबंधित नियमों के बारे में उल्लेख है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। और 11वीं 12वीं है आपको जो ग्राम पंचायत का गठन हुआ है उससे संबंधित, कि 11वीं में आपको पंचायत के उत्तरदायित्व, शक्तियों और प्राधिकारों से संबंधित नियम और कानूनों के बारे में उल्लेख है और इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और 12वीं अनुसूची में नगरपालिकों के दायित्व, शक्तियाँ, प्राधिकार से संबंधित नियमों के बारे में बताया गया है और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको 11वीं 12वीं को विशेष रूप से याद रखना है कि 11वीं अनुसूची में पंचायत के दायित्व है, यानी कि ग्राम पंचायत इस सबसे संबंधित बात है और इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है और यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आपको पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत के दायित्व, शक्ति, प्राधिकार को 11वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानवाधिकार हैं जो सभी नागरिकों के लिए गारंटीकृत हैं। उन्हें नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाता है। इन्हें मौलिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह संविधान में निहित है और इन्हें गारंटी देता है और वे न्याय संगत है, यानी उसके उल्लंघन में व्यक्ति डायरेक्ट कोर्ट में जा सकता है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक, अगर मौलिक अधिकार का आपका हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये है। अब देख लेते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार कौन कौन है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 29-30 में है और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो 32 में है। अब जो है संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। अगर मूल रूप से आप देखेंगे तो संविधान में एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच संपत्ति को
पुनर्वितरण करने की आवश्यकता थी, जिसमें यह बाधक सिद्ध हो रहा था। तो अब संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यह अब एक तरह का कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, यहाँ समानता का अधिकार का मतलब हुआ कि धर्म, लिंग, जाति, इस सब के आधार पर किसी के बीच में भेदभाव नहीं करना है। तो ये है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक है। इसमें है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार की सभा की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, देश के किसी हिस्से में रहने की स्वतंत्रता, ये है। इसमें एक महत्वपूर्ण है आपको जीवन की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 21 में है। और आप ये भी जानते हैं कि अनुच्छेद 21 क या ए में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उसको जोड़ा गया है। यानी आज जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला है, वो अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। अनुच्छेद 21 क में इसको डाला गया है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। इसका मतलब है कि व्यापार, मानव व्यापार, बेगार, अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। और 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक परिस्थिति में काम करने से रोकता है। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान में कितने वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक परिस्थिति में काम करने से रोकता है? तो वो 14 वर्ष है। ज़्यादातर लोग गलती कर लेते हैं कि 18 वर्ष मान लेते हैं, तो ये गलत है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें है कि भारत का जो राजनीति है वो धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का होगा, लेकिन सभी लोग अपने धर्म का, पेशे का अभ्यास और प्रचार कर सकते हैं, लेकिन राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। तो ये है। उसके बाद है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29-30 में है। इसमें है कि धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकार की रक्षा करना और उनकी विरासत को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करना। और एक सबसे अंतिम जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर संविधान उपचार की गारंटी देता है। सरकार न तो किसी के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है, न किसी के अधिकारों पर अंकुश लगा सकती है। जब इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्ष अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है, जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रीट जारी कर सकता है। अब है कि मौलिक अधिकार की विशेषता क्या होती है? तो यह अन्य अधिकारों से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा है कि कुछ मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए, जबकि से सभी व्यक्तियों के, विदेशियों के लिए ही है। मतलब सभी मौलिक अधिकार सारे लोगों के लिए नहीं है, ज़्यादातर भारत के नागरिक के लिए है। मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, मतलब इसमें आपको कभी कभी प्रतिबंध भी लग सकता है। जैसे देश की अगर सुरक्षा का बात हो, सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता की बात हो, या विदेश देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध की बात हो, तो वहाँ पे आपके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो ये सब मौलिक अधिकार को है। ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार केवल नागरिक को उपलब्ध होता है, विदेशियों को नहीं होता है। मतलब विदेशी को कुछ ही अधिकार मिलते हैं, सीमित अधिकार मिलते हैं, जबकि जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको सभी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। देखिए, ये ऐसे मौलिक अधिकार है जो केवल नागरिक को उपलब्ध है, जैसे जन्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15 कहता है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। उसके बाद है ये भाषण की स्वतंत्रता, संगठन, सभा, गति, निवास, ये सब करने की जो स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19, ये केवल भारतीय को है, यानी भारत के जो नागरिक हैं उनको। अल्पसंख्यकों की संस्कृति और भाषा और लिपि का संरक्षण, ये भी केवल जो भारत के नागरिक हैं उनको प्राप्त है। और अंत में हम लोग देखते हैं कि भारत के जो संविधान है उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो इसका पहला अनुच्छेद आपको बताता है कि संघ का नाम और क्षेत्र कौन कौन होगा, यानी भारत जो कि इंडिया संविधान में लिखा गया है उसका वर्णन अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्य का गठन और मौजूदा राज्य का क्षेत्र और उसके नाम में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 10 जो है वो नागरिकता के अधिकार में निरंतरता से संबंधित है और संसद द्वारा नागरिकता के लिए अधिकार को विनियमित करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको ये है। आपको ये पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 3 में है। मौलिक, देखिए भाग 1 में है आपको संघ क्षेत्र के बारे में,
संघ और उसके क्षेत्र, 2 में है नागरिकता और तीसरा में है मौलिक अधिकार। तो इसमें जो आपको अभी मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है उसके बारे में यहाँ दिया गया है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, इसको आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता होगी। तो ये सब आपको प्रमुख अनुच्छेद हैं जिसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 17 बोलता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा और 18 कहता है कि उपाधियों का अंत हो जाएगा। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण आपको अनुच्छेद हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मौलिक अधिकार वाले जितने अनुच्छेद हैं उसको आप 1-2 बार जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे एक नए क्वेश्चन निश्चित रहना ही है। अनुच्छेद 19 कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। उसी तरह से अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव यातायात और जबरन श्रम पर निषेध होगा, यानी मानव व्यापार जो है और उस जबरन श्रम पर, बेगारी पर प्रतिबंध हो जाएगा। और अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है, यानी खतरनाक काम में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग टीचर है तो हमें बच्चों से संबंधित जो भी अधिकार है वो पता होना चाहिए। अनुच्छेद 32 के तहत जो है कोई न्यायालय वो रिट जारी कर सकता है जिससे कि मौलिक अधिकार की रक्षा हो सके। इसके अलावा कुछ और भी मौलिक अधिकार आपको यहाँ पर हैं। भाग 4 में आपको नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में चर्चा है। यानी नीति निर्देशक सिद्धांत वो होते हैं जो राज्य को नियम बनाने में और चलाने में सहायता करते हैं। वो एक तरह का मार्गदर्शक सिद्धांत है जो हमें बताता है कि किस तरह से देश का शासन व्यवस्था होना चाहिए, किस तरह का नियम कानून होना चाहिए। ये एक आदर्शवादी आप कह सकते हैं कि व्यवस्था है। तो इसमें भी बहुत सारा है। जैसे अनुच्छेद 40 में कहा गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। अनुच्छेद 39A कहता है कि समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता लोगों को मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो अनुच्छेद हमारा 45 है वो ये कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, जो कि नई शिक्षा नीति में इस बात को लाया गया है। ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में पहले से ही शामिल थे। इसके बाद आता है भाग 4 का ए में मौलिक कर्तव्य। आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया था और इसमें केवल एक ही अनुच्छेद है 51A। तो आप ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 51A या 51 क जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और इसमें 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। और इसमें जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, यानी माता पिता का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को विद्यालय जरूर भेजें। इसके अलावा भी अन्य कई सारे कर्तव्य उसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट है संघ, यानी भारत जो है वो एक तरह का संघीय व्यवस्था को पालन करता है जिसमें केंद्र और राज्य मिल करके शासन चलाते हैं। तो इसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति की शक्ति द्वारा क्षमा करना, कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 74 जो है वो राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 76 जो है भारत के लिए महान्यायवादी की बात करता है। इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 79 जो है वह संसद के गठन की बारे में बताता है। आपको यहाँ बहुत सारे दिए गए हैं। तो ये जो था दोस्तों आज का हमारा, जो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, हमारे संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर हमने थोड़ा सा एक वीडियो लाया है और काम किया था। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप इसका PDF डिस्क्रिप्शन लिंक से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और इस सबको 1-2 बार आप रिवाइज कर ले। बार बार वीडियो देखने में आपका समय व्यतीत होगा, तो आप क्या करें कि इसको वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं या फिर PDF को डाउनलोड करके उसको 1-2 बार देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और समय काफ़ी कम है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कीजिए। जितना ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा भी मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा आपको
आगे चल के एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो अभी आप अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और जितना ज़्यादा आप अभी तैयारी कर सकते हो उतना उसको करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।